तमाम चीज़ें जो इस दौरान जितनी डील हुए हैं, जिस तरह की जो डेक्लेरेशन हुआ है, जो आम सहमतियां बनी हैं, बहुत तमाम चीज़ें हासिल की गई हैं G20 भारत की अध्यक्षता में जो हुआ। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं जयंत कृष्णा, अजय शंकर, पूर्व सचिव DIPP। अजय शंकर जी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक G20 रहा भारत की अध्यक्षता में, जिसमें आम सहमति बनी है डेक्लेरेशन पे। चाहे वो भारत के लिए, एक तो अगर सबसे पहले मैं पूछूं कि भारत की डिप्लोमेसी के लिए कैसा संदेश है और कितनी बड़ी जीत है, अगर हम ओवरऑल एक बड़ी हेडलाइन देखते हैं भारत की अध्यक्षता में ये G20 संपन्न हुआ। अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब शिखर सम्मेलन शुरू हुआ तो तब तक इस बात का विश्वास नहीं था कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हो। और ये हमारी डिप्लोमेसी की सफलता है कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सी नई चीजें उसमें आई, जो कि G20 के वो एक नए दिशा में ले जा रही हैं, जिसकी ग्लोबल साउथ को आवश्यकता थी। अफ्रीकन यूनियन मेंबर बना और जो विकासशील देश हैं उनकी जरूरतों को लेकर इनमें बहुत सी बातें कही गई हैं जो उनके लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जी, वीना सीकरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व राजनयिक। वीना सीकरी, डिप्लोमैटिकली, कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए क्या हासिल है? भारत की छवि, भारत के इमेज को ये कैसे बल देता है और भारत ग्लोबल साउथ का एक आवाज बनता और मजबूत आवाज बनता हुआ दिखता है इसके बाद? क्योंकि जैसा अजय शंकर जी भी कह रहे थे कि जो गरीब देश भी हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन सब के, चाहे वो कर्ज की बात हो या उनके डिजिटल इंक्लूजन की बात हो, उस पर काफी जोर दिया गया है। तो ये आवाज सुनाई दे रही है अब डेवलप्ड कंट्रीज को भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी G20 समिट, द कॉन्डक्ट ऑफ द समिट, जैसे एक समिट प्लान हुआ, 10 महीने से मीटिंग्स चल रहे हैं भारत में, अन्य अन्य शहरों में, करीब 60 शहरों में 200 मीटिंग्स हुई हैं। इससे ये बिल्कुल जाहिर था कि जो लीडरान आ रहे थे अन्य देश के मंत्री के लेवल पे और एक्सपर्ट्स के लेवल पे शहरों में, उन्होंने देखा कि भारत में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, भारत के लोग जो अन्य शहरों में रह रहे हैं उनकी राय क्या है, और वो कैसे मतलब पूरे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजन है उसमें क्या हिस्सा ले रहे हैं, और डिस्कशंस कर रहे थे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। ये सब चीजों को जोड़ के जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 समिट में हासिल हुआ, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और सब्सटैंटिव विक्ट्री है, जो भारत की लीडरशिप ग्लोबल साउथ पे, डेवलपिंग कंट्रीज की लीडरशिप को बिल्कुल इस्टेब्लिश करके भारत को एक नए लेवल इन द वर्ल्ड पे ले गई है। और इसको कंफर्म करने के लिए मैं ये पॉइंट आउट करूंगी कि जो ये मीटिंग्स हो रही थी उनमें जो वित्त मंत्री आए, जो विदेश मंत्री आए, अन्य मंत्री आए, उन डॉक्यूमेंट्स में कभी भी उक्रेन के ऊपर सहमति ना हो पाई और स्टेटमेंट बाय द चेयर होता रहा, कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं निकला इन मीटिंग्स में से। और बड़ा डर था और अनसर्टेनिटी थी 24 घंटे पहले, 48 आवर्स, नॉट 24, 48, 60 आवर्स अगो, कि G20 की डिक्लेरेशन में सहमति होगी कि नहीं। ये बिल्कुल सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक निगोशिएटिंग विक्ट्री है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लेवल पे लीडरान से बात करके, क्योंकि मंत्री के लेवल पे तो डिसीजन नहीं हुआ था, और 48 आवर्स अगो जो डॉक्यूमेंट था उसमें यूक्रेन का पैराग्राफ ब्लैंक था, तो लीडरान के लेवल पे बात करके सहमति लेके एक डॉक्यूमेंट कल अप्रूव हुआ, जिसमें पूरा कंसेंसस है, एक भी कैविएट, फुटनोट कुछ नहीं है। और ये हमारे लिए बिल्कुल मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, अन्य देशों के लिए भी ये सरप्राइज है कि कैसे ये हुआ कि भारत के डिप्लोमेटिक निगोशिएटिंग स्किल्स के जरिए, प्रधानमंत्री के लीडरशिप के जरिए ये सब देश एकत्रित होकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए कि जो दूसरे 83 पैराग्राफ्स का डॉक्यूमेंट है, उस पर स्पेसिफिक डिसीजंस है हर एक ऑर्डर में, विमेन लेड डेवलपमेंट में। मैं इस पे जरूर पहले तो ये कहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मेरा जो ग्रुप है साउथ एशियन विमेन नेटवर्क, हम 15 साल से इसी पे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो आपने कॉरिडोर की जिक्र की, ये जो कॉरिडोर ये जनहित में है। और ये जो कॉरिडोर है, मैं आपको ये एक बात बताऊं कि 2000 साल पहले यही ट्रेड रूट था भारत और यूरोप के बीच। फिर ये रूट डिसयूज में हो गया। अब ये जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए और मिलिट्रीज के, सऊदी अरब ने $20 बिलियन कमिट किए हैं इसके लिए, और यूएसए और अन्य देश इसमें शामिल हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फाइनेंस के जरिए ये फिर से जनहित के में होगा। और हमारे जो लीडरान हैं अरब कंट्रीज के, उन्होंने ये कहा है कि भारत का डायस्पोरा जो इन देशों में रह रहा है, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, वो इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि ये कनेक्टिविटी बने और इसके जरिए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बाहर विदेश में पहुंचे। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, इसको आप देखिए, ये एक हमारे जो क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट है कि हम फॉसिल फ्यूल्स की यूज कम करेंगे, इसके हित में बहुत भारी डिसीजन है। और इसमें भी सारे बड़े बड़े देश शामिल हैं। और इसमें भारत की जो टेक्नोलॉजी है बायोफ्यूल्स में, वो हम पूरे देश विदेशों में शेयर करेंगे। और इसके जरिए क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट्स हैं, उसकी उम्मीद है कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट मिटिगेट करने के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये टूरिज्म मैप, एक ग्लोबल टूरिज्म मैप, एक टूरिज्म रोड मैप बना है। आप पूछेंगे टूरिज्म क्यों? इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोग आते हैं, देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और रूरल टूरिज्म के जरिए विमेन लेड डेवलपमेंट बढ़ता है। तो आई थिंक हमने देखा है सारे स्टेटमेंट्स जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेके प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैक्रोन ने, अन्य देशों ने किया है, इसमें उन्होंने सारे तारीफ की है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और ये नहीं की फर्जी तारीफ, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये नतीजे जो हैं इनके विजन के थ्रू हुआ है। और इनकी जो नेगोशिएटिंग टीम है, विदेश मंत्री जयशंकर, शेरपा अमिताभ कांत, G20 कोऑर्डिनेटर हर्ष श्रृंगला, इन सब ने मिलजुल के अपनी टीमों के साथ बिल्कुल इसे एक बहुत बड़ा सक्सेस बनाया है। और इसका फायदा हम देखेंगे कई सालों तक। बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है, और प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम रही, उसकी नेगोशिएटिंग स्किल्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। और अपने कई मुद्दों की बात की, कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बात की, बायोफ्यूल अलायंस की बात की। जयंत कृष्णा, मैं आपसे एक तो जो जीत है डिप्लोमैटिक, भारत का अचीवमेंट, आपने टूरिज्म की बात की, बार बार प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि ये पीपल्स प्रेसिडेंसी रही, क्योंकि देखिए कि भारत के कितने शहरों में इसकी मीटिंग्स हुई हैं, तो उसकी एक झलक भी लोगों को मिली। पर भारत के वो क्या हासिल हुआ, अगर हम इसको समझें शॉर्ट पॉइंट्स में तमाम लोगों के लिए, कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, तो जयंत कृष्णा जी, जो बायोफ्यूल अलायंस है उसको कैसे समझा जाए, इससे क्या भारत को फायदा होता है? और जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर की भी बात हुई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेड और कॉमर्स के जरिए से। बिल्कुल नगमा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि CSIS का मैं CEO नहीं हूं, सीनियर फेलो हूं। बट आई थिंक आपने जो दूसरी बात पहले करी, वो मैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आप इसको चाहे कह लीजिए कि ये चाइना का जो वॉर है उसको काउंटर करने की स्ट्रैटेजी है, या एक तरह से एक नया स्पाइस रूट है, ऐसा भी लोग कह सकते हैं। तो ये कोई सिर्फ एक रेल का या समुद्री मार्ग से या रोड का एक कॉरिडोर नहीं है जो भारत को मिडल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि ये एक अलग अलग महाद्वीपों को कनेक्ट करने की, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने की, जो काफी डिस्कनेक्टेड थे, वो एक पहल है। और सिर्फ इतना नहीं, 2 सिविलाइजेशंस को या 3-4 मल्टीपल सिविलाइजेशंस को कनेक्ट करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिससे बिजनेस को इजाफा मिलेगा। अगर भारत अपना ये वाकई जो उसका क्लेम है कि हम चाइना के ऑल्टरनेटिव की तरफ से एक ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे, तो उसमें एक हमारा एक काफी बड़ा लिमिटेशन होता था कि एक फ्रेट कॉरिडोर और हमारे यहाँ जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी और जो स्पीड थी, वो दोनों बहुत ज्यादा थी।
तो इसमें एक बहुत ही मोटा मोटा जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो रफली 40% इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ गुड्स मूवमेंट में, और 40% रिडक्शन और एटलीस्ट 30% रिडक्शन एक कॉस्ट में होगा जो फ्रेट मूवमेंट का होता है। तो एज एक वो अंग्रेजी की कहावत है कि इफ यू डबल द स्पीड यू ट्रिपल द इकोनॉमी, तो वो उसकी तरफ एक मुझे बहुत बड़ा एक प्रयास लगता है। और सबसे बड़ी बात नगमा इसमें यह है कि जैसा कि पहले भी पैनलिस्ट ने बताया कि पूरी दुनिया इस चीज का अभी भी अचंभा कर रहा है कि इतने स्ट्राइफ टॉर्न वर्ल्ड में जहां पे सबके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, और कल सुबह तक ये बात हो रही थी कि कैसे इस पे नेगोशिएशन कंप्लीट होगा, कैसे कंसेंसस बनेगा, दिल्ली डिक्लेरेशन होगा भी कि नहीं होगा। वो सिर्फ ना हुआ बल इतना एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है। हम सब लोग जो मल्टीपल चैनल्स में बात कर रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेशन थे G20 समिट की, मैंने खुद कुछ ओपर्स लिखे थे, अगर उन सबको मिला के और सारी बातचीतों का एक सार बनाए तो जितनी चीजें उसमें कही गई थी सभी चीजें किसी न किसी फॉर्म में एड्रेस है। इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस मेरे को लगता है कि जो भारत में एक वो ट्रांसपेरेंसी है, भारत अभी भी एक बहुत प्रिंसिपल्ड और बहुत मूल्यों पे बेस्ड, सिद्धांतों पे बेस्ड तरह से वो नेगोशिएट करता है। वो किसी वी दे एटीट्यूड नहीं है, आई विन एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर कंट्री, ये एटीट्यूड नहीं है जो आपको चाइना में अक्सर एक बिग ब्रदर का एटीट्यूड दिखता है, वो भारत में बिल्कुल नहीं है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो भारत से लेकर भारत को, मिडिल ईस्ट को, यूरोप को आगे जोड़ेगा, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर हम उसकी तुलना करें BRI से, चाइना के BRI से, तो उसकी एक तरह से ये जवाब भी दिखता है, लेकिन एक अलग प्रिंसिपल के साथ। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में हमने देखा कि कैसे देश जो हैं वो कर्ज के जाल में फंसते गए, लेकिन यहाँ जो ये कॉरिडोर बन रहा है वो एक आपसी सहमति से और सभी देशों की भागीदारी होगी इसमें। जयंत कृष्णा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ एलिमेंट्स इसमें इसके सॉर्ट आउट करने, या हो सकता है उतना डिटेल अभी फाइन प्रिंट में नहीं आया हो, ये मालूम नहीं है कि किस किस प्रोपोर्शन में अलग जो कंट्रीज इसके बेनिफिशियरीज हैं, मिडिल ईस्ट में, इंडिया इटसेल्फ और यूरोप में, वो किस तरह से इसका कॉस्ट का साझा कैसे होगा, और कितना फंड ये कंट्रीज मोबिलाइज करेंगे, कितनी मल्टीलैटरल फंडिंग इंस्टीट्यूशन से आएगा या डेवलपमेंट बैंक से आएगा, ये एक मुद्दा थोड़ा सा एक अभी डार्क एरिया है। लेकिन आई एम श्योर ये अभी कॉन्सेप्ट अनाउंस हुआ है कल, और एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये G20 के बियॉन्ड जाता है, और G20 का से थोड़ा ये मुद्दा हटके था, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी चीज करी कि जो G20 के फोरम को देखते हुए और उसमें इसका अनाउंसमेंट किया है। तो ये इसमें ऑपरेशनल जो चैलेंजेस हैं ये कितनी जल्दी मीट करते हैं, फाइनेंसिंग के जो चैलेंजेस हैं हम कितनी जल्दी मीट करते हैं, उस और वेलोसिटी, इस समय भारत में जो वेलोसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस समय इंडिया और चाइना ये कंपैरिजन हमेशा होता है, लेकिन अगर आप IMF के प्रोजेक्शंस देखें, आई मीन पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हमने ऑलरेडी ओवरटेक कर लिया है या बराबर हो गए हैं चाइना के, और अगले 4-5 साल का जो प्रोजेक्शन है या आप 2027 तक का प्रोजेक्शन अगर देखिए, तो चाइना के इकोनॉमी को जो IMF के फोरकास्ट हैं वो कह रहे हैं रफली एक 4.5 के दर से, एवरेज दर से अगले 4 सालों में उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, और इसी दौरान भारत की इकोनॉमी 6.5 दशमलव से बढ़ेगी, और उनकी जनसंख्या इस पीरियड में 1 करोड़ कम होगी, हमारी जनसंख्या 7-8 करोड़ और बढ़ेगी। तो ये आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है, और मुझे लगता है कि ऐसा ये एक इस समय हुआ है कि इसने इस G20 अध्यक्षता ने भारत को एक पॉइंट प्रूव कर दिया है कि इट हैज मेड इंडिया वर्ल्ड रेडी, एंड इन अ वे इट हैज मेड द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड इंडिया रेडी। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत ही इफेक्टिव ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में उभरा है भारत, ट्रेड एंड इकोनॉमी के मायने में भी, और जो साथ साथ सामरिक या रणनीतिक या डिप्लोमेटिक जो भारत की पोजीशन रही है उसमें भी हमने देखा है कि भारत का स्टेचर बड़ा है। अलग अलग मुद्दों पर जहां मतभेद है वहां भी भारत एक ऐसी आवाज बनकर आया है जो साथ ला सकता है अलग अलग देशों को, और जिसकी बात बाकी देश भी सुनते हैं। अजय शंकर जी, आप अग्री करेंगे इससे? और दूसरे की जो एक और बात थी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात हुई, कैसे ये एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जोड़ने के लिए डिजिटली तमाम देशों को, इसके बारे में
क्या हासिल हुआ है भारत को भी, इस पर आप बताएंगे कुछ? पहले तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कुछ मैं कहना चाहूंगा जी, कि ये एक राष्ट्रपति बाइडेन का इनिशिएटिव है और ये उन्होंने काफी सोच समझ के इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने अपना वक्तव्य में कहा है कि इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां जो हम फैसले करते हैं उसका आगे वाले समय पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के 10 साल हो गए थे और चीन ने बाकी दुनिया में बहुत कुछ अपने फुटप्रिंट या अपना प्रभाव बढ़ाया था। तो G7 में इन्होंने कुछ महीने पहले इस नतीजे पर पहुंचे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ये अगर नहीं आगे आएंगे तो जो चीन को बढ़त मिली है वो बढ़ती रहेगी। और कितनी तेजी से वो आगे बढ़े हैं वो इस इनिशिएटिव में देखिए, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 60 दिन में ये कैसे इसका कार्यान्वयन होगा उस पर मीटिंग्स होगी और फैसला होगा। और दूसरी बड़ी बात जो इसमें देखने की है कि ये अरब देशों में बहुत बड़ा काम होगा और उनके पास पैसे की कमी नहीं है। यूरोप में काम होगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं है और हमें उससे उन्होंने इसमें जोड़ा है और हमारे ऊपर कोई आर्थिक बोझ ज्यादा नहीं पड़ेगा। और एक तरीके से विश्व को एक सिग्नल दिया है कि अब वेस्ट या अमेरिका और यूरोप भारत की बढ़ोतरी चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अब चीन का एक अल्टरनेटिव उभर के आए आगे वाले सालों में। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज चीन की अर्थव्यवस्था हमारी 5 की नहीं है और तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे गए हैं। लेकिन इस विजिट में अगर आप जो दूसरा संयुक्त स्टेटमेंट इशू हुआ है भारत और यूएस का, तो उसमें कितनी तेजी से हमारा सहयोग बढ़ेगा अगले वाले वर्षों में, जिसमें कि तकनीकी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ये दोनों दस्तावेज को साथ साथ देखना चाहिए। जो यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट है उस पर उतना महत्व गया नहीं है क्योंकि G20 की बहुत बड़ी सफलता हुई वो, और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव है, ये दोनों मिलाकर विश्व को एक सिग्नल दे रहे हैं कि पश्चिमी राष्ट्र चाहते हैं कि अब भारत आगे बढ़े, एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बढ़े, यूरोप से जुड़ जाए और मिडिल ईस्ट से जुड़ जाए और आने वाले वर्षों में वास्तविक रूप में एक चीन का ऑल्टरनेटिव बने। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। और इस कॉरिडोर के जो अंश हैं उसमें एक रेल कॉरिडोर है, एक पाइपलाइन है जिसमें हाइड्रोजन जा सके और एक डिजिटल कॉरिडोर है। तो बहुत सी ठोस चीजें हैं जो कि मेमोरेंडम में इंगित की गई। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो काफी सारे डिलीवरेबल्स हुए हैं, लगभग 10 सब्सटैंशियल डिलीवरेबल्स हैं जो फाइनेंस ट्रैक पे भी। पर इस समय एक ब्रेक लेंगे हम। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक ब्रेक लेंगे और हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी ये मीडिया सेंटर में पहुंचने वाले हैं और वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। लगातार ये कवरेज हमारी G20 की जारी है।